हेलो व्यूअर्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई मानवा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस मानवा को। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी से कह रहा रहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो दूसरा बंदा कहता है, असिस्टेंट मैनेजर सीओ जीहुन, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि कंपनी में आज डिनर पार्टी होने वाली है, तो फिर तुम जा कहाँ रहे हो। फिर वो मजाक करते हुए कहता है कि अगर असिस्टेंट मैनेजर ही नहीं आएगा तो फिर पार्टी में क्या ही मज़ा आएगा। वैसे भी हर बार तुम इसे स्किप ही करते हो, क्यों ना इस बार तुम हमारे साथ ही आ जाओ। पर जीहुन कहता है कि वो तुम जैसे लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। वैसे भी काम के चलते कुछ ज़्यादा ही आज वर्कलोड हो गया था, तो फिर आज के आज ही मुझे ये को टाइम टू टाइम लीव मिल गई, तो फिर मुझे इसे एंजॉय करने दो। वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा ही थक चुका हूँ, तो फिर अब मैं तुम्हारे साथ रात में तो पार्टी नहीं कर सकता। तो दूसरा बंदा कहता है, ठीक है मैं समझ गया। पर तब तक कोई जीहुन के कंधे पे हाथ रखता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की होती है। वो कहती है कि हाँ, जैसा कि हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ही टाइम से, तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम पूरे ही थक चुके होगे। जिस चीज़ को सुन के जीहुन तो मन ही मन रोने लगता है और कहने लगता है कि हाँ, तुम ही मुझे अच्छे से समझ सकती हो। पर तब तक वो लड़की एक्साइटेड होते हुए कहती है, पर फिर भी क्यों ना हम लोग इस मूड को चिल आउट करने के लिए पार्टी करते हैं। तो फिर क्यों ना तुम भी डिनर में आ जाओ हम लोगों के साथ मज़े करने के लिए। इस चीज़ को सुन के बेचारा जीहुन अपना सर पकड़ते हुए कहता है, क्या खा कि ये मुझे समझ पाई। मुझे तो लगता है ज़्यादा ओवर टाइम करने से इन सभी लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है। आखिरकार मैं किन्हीं लोगों के साथ फंस चुका हूँ अपने इस वर्क में। फिर वो बाहर जाने लगता है, पर तभी वो किसी को नोटिस करता है, जिसे देख के वो सोचता है कि ये तो वही बंदा है जो कि सुबह आया था और उसकी हालत मुझे कुछ खास अच्छी लग नहीं रही, तो फिर मुझे उसे जल्द से जल्द देख लेना चाहिए। जीहुन उसके पास जाकर कहता है, तुम शायद से वही इंसान हो जो कि सुबह आए थे। जैसा कि हमें ऑर्डर्स मिल चुके हैं डायरेक्टिव से, तो फिर अब हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। जिन्हें ऐसा बात करता हुआ देख के वो लड़की भी उन्हें देख लेती है। जीहुन उस इंसान से कहता है कि आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका है, तो फिर तुम्हें किसी और टाइम आना चाहिए। तो वो इंसान अपने मास्क को हटाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। जीहुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग सिर्फ प्रोसीजर्स को ही फॉलो कर रहे थे। पर तब तक वो लड़की बीच में ही बोलती है कि सर, आज अब हमारा सेंटर बंद हो चुका है, अगर आपको कोई भी काम है तो फिर आपको कल आना चाहिए। पर तभी वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा और शॉक हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे ने जीहुन को स्टैप कर दिया रहता है और वो चिल्ला रहा रहता है, आखिरकार तुम लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। अगर तुम ऐसे ना होते तो तुम्हारी आज ऐसी हालत ना होती। ये सिर्फ व सिर्फ तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। पर बेचारे जीहुन को तो उसकी बात समझ ही नहीं आ रही होती है। वो सोचता है कि आखिरकार ये इंसान बकवास कर क्या रहा है। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करके जीना चाहता था और कुछ भी नहीं। फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा गिरता है और वो अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहता है कि आखिरकार मेरा पेट अभी तक सही क्यों है। मुझे अच्छे से याद है कि मुझे स्टैब किया गया था। और वो बंदा कहता है कि इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे वो चाकू लगे हुए, पर अब भी मुझे उसके वो बुरे सपने आते ही रहते हैं। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं जीहुन है, जो कि अभी किसी इल्मोक नाम के बंदे की बॉडी में था। पर अभी भी मैं इसे जीहुन ही बुलाया करूँगा। जीहुन से कोई कहता है कि जाकर थोड़ा साफ पानी ले आओ कुएं से। जीहुन पानी लाने जाने लगता है और वो हम लोगों को बताता है कि अब उस इंसिडेंट को हुए पूरा 1 साल हो चुका है, जब उसे उसके पिछले वर्ल्ड में चाकू से मारा गया था। तभी उसे एक सेकंड चांस दिया गया जिंदगी जीने का, और उसने एक मार्शल आर्ट वर्ल्ड में इस बंदे की बॉडी को पजेस कर लिया। पर ये तो अच्छी बात थी, जैसे ही मैंने इस बॉडी को पजेस किया मुझे इसकी सारी मेमोरीज भी मिल गई, जिस चीज़ के चलते मुझे यहाँ पर एडजस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये जो बंदा है वो एक सर्वेंट है, एक इनमें। इस वजह से जो मेरा पिछली लाइफ का मोटो था, वर्क मॉडरेटली प्ले मॉडरेटली, वो इस बॉडी के लिए एकदम ही सूटेबल बैठा है। नरेटर हमें बताता है कि जीहुन को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, पर तभी उसने अपने फ्यूचर को आग में झुलसते हुए देखा। और हमें दिखाया जाता है कि जब जीहुन उस आग के पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक ओल्ड मैन दिखता है, और हम लोगों को बताया जाता है कि यही वो जगह थी जहाँ पर जीहुन का इन था। जीहुन जो पानी लाया था वो अपने ऊपर डालना शुरू कर देता है ताकि वो उन लोगों को बचा सके जो लोग आग में फंसे हों।
और तभी वो इनकीपर के नाम को चिल्लाते हुए कहता है कि अंकल, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर रुके रहिए, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। पर तब तक वो जो ओल्ड मैन रहता है वो अपनी स्वॉर्ड जीहुन के ऊपर पॉइंट कर देता है, जिससे चौंक के जीहुन पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन? पर तुम जो भी हो, फिलहाल मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें बचाना है। तो वो बंदा कहता है कि जो भी लोग थे वो पहले से ही मारे जा चुके हैं, जिसे सुन के जीहुन एकदम ही शॉक हो जाता है। और वो बंदा कहता है कि जो यहाँ के नूडल्स थे वो कुछ ज़्यादा ही बेकार थे। इस चीज़ को सुन के जीहुन गुस्से में पूछता है, क्या सच में तुमने इतने से छोटे से रीज़न के चलते उन सभी लोगों को मार डाला? तो वो ओल्ड मैन कहता है, क्या ट्राइबल, वो तो बहुत ज़्यादा ही वाहियात थे, इसी वजह से मैंने इस पूरी जगह को ही जला डाला। और तुम जैसा बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहा है यहाँ पर एक सर्वेंट का काम करके, तो फिर मैंने डिसाइड किया है तुम्हें एक चांस देने को, मेरे डिसाइपल बन जाओ, और अगर तुमने मना किया तो फिर यहीं पर ही मर जाओ। जिस चीज़ को सुन के जीहुन को तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा रहता है। वो मन में सोचता है कि अभी पूरी मेरी जो मौत हुई थी पिछले वर्ल्ड में वो मेरे नज़रों के सामने पूरी घूम चुकी है। पिछले वर्ल्ड में सिर्फ एक बंदे ने मुझे इस वजह से मार डाला था क्योंकि मैंने बस उसे प्रोसीजर्स के चलते इग्नोर कर दिया था, और इस वर्ल्ड में एक बंदे ने मेरे आसपास के लोगों को इस वजह से मार डाला क्योंकि उसे नूडल्स पसंद नहीं आए। और फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी इस बकवास को बंद रखो। क्या तुम्हें लगता है कि इधर उधर स्वॉर्ड चलाने से सारी चीज़ों का हल हो जाता है? जिसे सुन के वो ओल्ड मैन भी थोड़ा हैरान दिखता है। और तभी वो ओल्ड मैन अपने पास खड़े हुए एक बंदे को कुछ इशारा करता है। जीहुन उस ओल्ड मैन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम किस तरीके के तानाशाह हो? मुझे मेरी ज़िंदगी को वापस करो जैसा मैं उसे अभी जी रहा था। पर तभी वो बंदा जीहुन के पीछे आकर उसकी गर्दन पे हिट करके उसे बेहोश कर देता है। और फिर वो उस ओल्ड मैन से पूछता है, आखिरकार इस बंदे के साथ हमें करना क्या है? तो फिर वो ओल्ड मैन जवाब में कहता है कि इसे हमारे साथ ले चलो। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक गैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीहुन हड़बड़ाते हुए उठता है। ओल्ड मैन उसे उठता हुआ देख के कहता है, आखिरकार तुम उठ ही चुके हो। जीहुन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा रहता कि वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसने जितना इस ओल्ड मैन के ऊपर चिल्लाया था उसके बाद तो इसे उसे मार ही देना चाहिए था। पर तभी वो ओल्ड मैन कहता है, सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे झूठ बोलने के लिए, क्योंकि मैं वो नहीं था जिसने उस इन को बर्बाद किया था। जिस चीज़ को सुन के जीहुन हैरान हो जाता है। वो ओल्ड मैन बताता है कि जिसने उस इन को डिस्ट्रॉय किया था वो मार्शल आर्ट अलायंस थी, पर उन लोगों ने मुझे इस चीज़ में फ्रेम कर दिया ताकि वो अपनी फोर्सेस को अलायंस में ला सके। जिसे सुन के जीहुन मन में सोचता है, क्या ये ओल्ड मैन कोई पागल आगल है? पर हाँ, मैं ऐसा तो नहीं कि इसकी बातों पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं करता, क्योंकि जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं चाहे वो किसी भी साइड के हों, डिमोनिक या फिर राइटियस, वो सिर्फ थग्स की तरह होते हैं। पर तभी वो पूछता है कि आखिरकार आपने मुझसे झूठ बोला ही क्यों? तो वो ओल्ड मैन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा ट्रू नेचर देखना था। पर जीहुन इस चीज़ से थोड़ा कंफ्यूज दिखता है। तो वो ओल्ड मैन अच्छे से समझाते हुए कहता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम मरना पसंद करोगे या फिर अपने एनिमी का डिसाइपल बनना पसंद करोगे। और जैसा कि मैंने सोचा था कि मेरे लोगों की पहचानने की खूबी अब तक भी कम नहीं हुई। और ये कहकर वो हंसने लगते हैं। जिन्हें ऐसा करते हुए देख के जीहुन बेचारा मन में सोचता है, अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये ओल्ड मैन पूरी तरीके से ही सन की है। पर तभी वो फिर से कहते हैं, इसके अलावा भी तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर तुमने इस चीज़ के बारे में बातें फैलाई तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी बातों पे कोई भरोसा भी करेगा? और आखिरी में तुम्हारा सिर्फ एक ही हश्र होने वाला है, तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह मार दिया जाएगा और दोबारा से वो लोग मुझे ही फ्रेम कर देंगे इस चीज़ में। इसी वजह से अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस बची हैं। सबसे पहला, मेरा डिसाइपल बन जाओ, और दूसरा, मार्शल आर्ट अलायंस के हाथों मारे जाओ। ये सब सुनने के बाद जीहुन खुद को शांत करता हुआ एक सवाल पूछता है कि आखिरकार आपका नाम क्या है? वो इंसान अपना नाम यूक्रोन इनवी बताता है। पर शायद से तुमने मेरा दूसरा नाम ज़रूर सुना होगा, जिस नाम से मुझे सेंट्रल प्लेन में लोग बुलाते हैं, द हेवनली डीमन।
जीहुन हम लोगों को बताता है कि आखिरकार एक हेवनली डीमन होता कौन है। जो भी मैंने नोवेल्स पढ़ी थी उनमें हेवनली डीमन या तो अपनी नोवेल का प्रोटैगनिस्ट होता है या फिर किसी नोवेल का फाइनल बॉस जो कि अपने डिमोनिक सेक्ट का लीडर होता है। अब ये अलग अलग नोवेल्स के हिसाब से अलग अलग सेक्ट के नाम होते हैं, पर सभी में एक चीज़ ज़रूरी कॉमन होती है कि हेवनली डीमन सेक्ट लीडर होता है और एक पावरफुल एग्जिस्टेंस जिससे इस वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही लोग हेड टू हेड फाइट कर सकते हैं। मेरे मॉडर्न टाइम में ज़्यादातर डिमोनिक कल्ट्स क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह होते हैं जो कि क्राइम्स इधर उधर करते रहते हैं, पर अगर ये लोग क्रिमिनल्स ना हुए तो इनके साथ ज्वाइन करना इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। पर तब तक जो कैरेज चला रहा रहता है वो कहता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। हेवनली डीमन जीहुन से उसका नाम पूछता है तो जीहुन अपना नाम इल्मॉक बताता है, पर तभी जैसे ही वो बाहर निकलता है वो कुछ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि जितने भी लोग बाहर होते हैं वो सभी लोग हेवनली डीमन के सामने अपना सर झुकाए होते हैं और वो सभी लोग हेवनली डीमन के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। जीहुन सोचता है तो फिर ऐसा होता है एक कल्ट का लीडर होने पे शायद से ये इतना भी बुरा नहीं है। हेवनली डीमन जीहुन को एक पेविलियन में लाते हैं और कहते हैं अगर तुम मेरा डिसाइपल बन जाते हो तो फिर तुम इस पेविलियन में रह सकते हो और जब तक तुम ये डिसाइड नहीं कर लेते तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। और रही बात उन असैसिन्स की जो कि उस इन में आए थे, मैं उनके लिए खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूँगा और जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बता दूँगा, क्योंकि उनके चलते तुमने एक ऐसे बंदे को खो दिया जो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे फादर की तरह था। और चाहे तुम मेरा डिसाइपल बनो या फिर ना बनो, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा बदला लेने में। ये सारी चीज़ें सुन के जीहुन बो डाउन करते हुए कहता है थैंक यू मास्टर। ये सुन के हेवनली डीमन पूछते हैं क्या सच में तुमने डिसाइड कर लिया? जीहुन कहता है हाँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है, तो फिर मैं यहीं पर ही खुद का बेस्ट करूँगा। हेवनली डीमन कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, पर जबकि मैं हेवनली डीमन हूँ तो फिर मुझे पूरे कल्ट को भी देखना पड़ता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए एक अटेंडेंट असाइन कर दूंगा जो कि तुम्हें इस कल्ट के बारे में सारी चीज़ें समझा देगा। जीहुन हेवनली डीमन को थैंक्स कहता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि हेवनली डीमन के पास एक लड़की खड़ी है, जिसे देख के जीहुन सोचता है कि यहाँ पर सच में ही चीज़ें कुछ ज़्यादा ही तेज़ हैं। शायद से वो जो बच्ची है वही मेरी अटेंडेंट बनने वाली है। पर वो उस लड़की के लुक्स को देख के कहता है कि अगर वो मेरी दुनिया में होती तो पक्का वो कोई सेलिब्रिटी होती, क्या सच में वो मेरी अटेंडेंट होगी? पर वो खुद को ही समझाते हुए कहता है कि जीहुन अगर तुम अपने पिछली दुनिया की भी एज को इस दुनिया से जोड़ लो तो अभी तुम शायद से 30 साल के ऊपर निकल चुके हो, क्या तुम उस लड़की के ऊपर इतनी जल्दी फिदा हो रहे हो? पर तभी वो लड़की जीहुन के पास आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है, पर बेचारे जीहुन का दिल तो उसे संभाल ही नहीं पाता। वो सोचने लगता है अपनी पिछली बात को काटते हुए कि हाँ भले ही मैं 30 साल का हो चुका हूँ एज को मिला के, पर अभी भी मेरी बॉडी सिर्फ 15 साल की है। और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम जिन हेयोंग है। पर हेयोंग जीहुन से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस चीज़ को इतनी जल्दी उठाने के लिए, पर अभी से ही हमें आपकी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी ताकि आप मागवान में एडमिशन पा पाएँ। पर जीहुन को तो पता ही नहीं रहता कि आखिरकार ये मागवान होता क्या है। तो हेयोंग उसे बताती है कि मागवान इस डिमोनिक कल्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है जिसमें कि एडमिट होने की एज 16 होती है, और अगर एक बार आप उसमें चले गए तो ये कंफर्म रहता है कि आपको कल्ट में एक ना एक हाई पोजीशन तो मिल ही जाएगी। और उसके भी अलावा तुम हेवनली डीमन के डिसाइपल हो, इस वजह से तुम्हें हर चीज़ में फर्स्ट आना पड़ेगा ताकि तुम उनके नाम के ऊपर कोई भी शेम ना लाओ। बेचारा जीहुन कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या ये सच में इतना ज़्यादा टफ है जितना ये सुनने में है? तो हेयोंग अपने बाल बांधते हुए कहती है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना दूंगी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई किसी से कह रहा रहता है कि तुम्हें एक पे ये कहना है और दूसरे पे ये, और हमें दिखाया जाता है जो ये कह रहा रहता है वो और कोई नहीं हेयोंग होती है, जो कि कहती है तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही धीमी है। और हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं जीहुन होता है, जो कि अपनी बॉडी पे पत्थर बांध के पुशअप्स मार रहा रहता है। पर बेचारा इतना थक चुका रहता है कि उससे और ज़्यादा नहीं होता और वो ज़मीन पे गिर जाता है, जिसे देख के हेयोंग कहती है
कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, उठ जाओ दोबारा से। बेचारा जीहुन इतना ज़्यादा थक चुका रहता है कि वो कहता है मरी हुई आवाज़ में कि अब मुझसे और ज़्यादा नहीं होता। तो हेयोंग कहती है क्या तुम्हें किसी ने धमकाया था कि तुम डिवाइन कल्ट को ज्वाइन करो, ये चीज़ तुमने खुद की मर्जी से की है। तो जीहुन मन में सोचता है तुमने मुझे ये सब कुछ करने में धमकाया था। हेयोंग जिनहुन को उठाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें फिर से इसे करना होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जिनहुन कुछ कहने की कोशिश करता है, फिर बेचारा बेहोश हो जाता है कुछ कहते ही कहते, जिस चीज़ को देख के हेयोंग एक स्माइल देती है और वो जीहुन को उठाते हुए सोचती है कि अगर मैं सच बताऊं कि यंग मास्टर इल्मोक यानी कि जीहुन कि जो आज ये ट्रेनिंग हुई थी उसने ह्यूमन बॉडीज़ की लिमिट को कब का ही सरपास कर दिया था। अगर इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इसने कभी भी पहले मार्शल आर्ट सीखी नहीं, तो सच में ये कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड है। और हेवनली डीमन ने ऐसे टैलेंट को फाइंड कर लिया, सच में ही वो हेवनली डीमन है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जीहुन को दिखाया जाता है जो कि जाग जाता है और वो सोचता है आखिरकार मैं हूँ कहाँ। पर तभी वो देखता है कि हेयोंग उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही रहती है, पर तभी वो तुरंत उससे जल्दी हट के दूर खड़ा हो जाता है। जिसे ऐसा करता हुआ देख के हेयोंग कहती है कि मैं एक एक्यूप्रेशर टेक्निक इस्तेमाल कर रही थी और अभी वो कंप्लीट हुई नहीं है, तो फिर आपको दोबारा से आकर यहीं पर ही लेट जाना चाहिए। बेचारा जीहुन घबराते हुए मन में सोचता है कि हेयोंग मुझे मेरे ड्रिल सर्जेंट की याद दिलाती है, वो मुझे इतनी जल्दी इस वजह से हील कर रही है ताकि वो मुझसे फिर से उतने कुत्तों की तरह वर्कआउट करवा पाए। भाड़ में गई वो टेक्निक, इस चीज़ के चलते मुझे मेरी पिछली लाइफ की जो पुरानी बेफालतू मेमोरीज थी वो तक याद आने लगी हैं। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकता, एटलीस्ट मुझे हर 1 घंटे के बाद एक ब्रेक तो लेने दो। हेयोंग उसकी रिक्वेस्ट को शांति से ही मना कर देती है और वो कहती है कि अभी आप 15 साल के हैं तो फिर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि जब आप 16 के हो जाएंगे आपको वो एडमिशन टेस्ट देना ही होगा, तो फिर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करने का। जीहुन कहता है क्या सच में तुम ऐसा ही करने वाली हो, और अगर क्या हुआ कि मैं ओवरवर्क के चलते मर गया। तो हेयोंग कहती है मुझे पक्का पता है कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप इतने भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको आपकी मौत तक फॉलो करूँगी, और अगर मैं स्पिरिट भी बन गई तो फिर भी आपको सर्व करती रहूँगी। जीवन बेचारा मन में सोचता है कि आखिरकार ये किस तरीके की बकवास करी है मेरे साथ जिंदा दफन होने की, पर इस चीज़ से मुझे एक आइडिया आया है, हालांकि उसे ट्राई करना थोड़ा डेंजरस भी है। फिर वो खुद को शांत करते हुए कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर अब हमारे झगड़ने का कोई भी मतलब बचा ही नहीं है, और अगर मुझे ऐसे ही जीना है तो फिर मैं आगे कोशिश भी नहीं करूंगा। हेयोंग पूछती है तुम्हारा इस चीज़ से मतलब क्या है? तो जीहुन एकदम कोल्ड सा एक्सप्रेशन देते हुए कहता है मैं अपने मास्टर का नाम एक तरीके से पूरा ही डुबा दूंगा, फिर उसके बाद तो मुझे मरना ही है, और तब देख लिया जाएगा जो भी होगा। और इन्हीं लाइनों के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। और हाँ, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो फिर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।